Hello student, today I will explain you decimal distribution of cash. Our next problem is A, B and C were partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. They decided to dissolve their firm on 31st December 2012 when their financial position was as follows. Balance sheet as on 31st December 2012. Liability side, capitals are A 30,000, B 12,000, C 10,000, reserve 10,000, creditors 10,000, bank overdraft 2,500, age loan 6,500. And assets are patents 5,000, land 35,000, stock 20,000, debtors 11,000, cash 10,000, balance sheet total 81,000. It was decided to distribute cash as and when available in their due order. The partners also decided that after the third party liabilities have all been paid, to provide a sum of rupees 3,000 to meet contingent liabilities. The assets were realized as follows: 10 January 2013, debtors 10,000; 17 February 2013, stock 11,200; 23rd March 2013, stock 7,800; 30th April 2013, land 34,000. On 27th April 2013, contingent liabilities were actually settled for 2,000. Prepare a statement showing piecemeal distribution of cash as per surplus capital method. Okay, before we start solving problem, first I will explain you exact what is the problem. ओके तो यहाँ पे देखो इस प्रॉब्लम में न्यू क्या क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड एज लोन. एज लोन मीन्स पार्टनर्स लोन. ओके, देन उसके बाद क्या है, और एक न्यू पॉइंट आया एडिशन होके, ये जो थर्ड पार्टी लायबिलिटी के लिए प्रोविज़न की है 3,000 की, वो आ गई. मतलब लायबिलिटीज़ पेड करने के लिए 3,000 की प्रोविज़न ऑलरेडी करके रखी है. ओके, उसके बाद जो एसेट रियलाइज होते हैं उन एसेट के नाम मेंशन किए हैं, डेटा, स्टॉक एंड लैंड. ये तीन जो नए पॉइंट है ये इस प्रॉब्लम में कवर हो गए. ओके, नाउ फर्स्ट वी सॉल्व स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल. एज यूजुअल आप लोग ड्रॉ करो पर्टिकुलर एंड कैपिटल्स. पर्टिकुलर कैपिटल्स में ए, बी एंड सी. तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, कैपिटल बैलेंसेस एज पर बैलेंस शीट नोट डाउन करेंगे. कैपिटल बैलेंसेस ए 30,000, बी 12,000 एंड सी 10,000. फिर हम बैलेंस शीट देखेंगे, ओल्ड बैलेंस शीट. उसमें रिज़र्व फंड कुछ है क्या, तो यहाँ पे देखो रिज़र्व है 10,000. ओके, तो ये 10,000 रिज़र्व हम क्या करेंगे, जो पार्टनर्स है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ये देखो रिज़र्व कितना है 10,000, तो 10,000 हम क्या करेंगे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है 5:3:2. तो हम क्या करेंगे, 10,000 5:3:2 के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो कितने हो गए, 10,000 इंटू 5 + 3 + 2, मतलब 10,000 इंटू 5/10. मतलब ए को कितने गए रिज़र्व, 5,000 गया. बी को कितना गया, एक सेकेंड ना बच्चों मैं रफ करती हूँ. ए को 5,000, बी को 3,000 एंड
सी को जो है वो क्या होगा, 2000 गया है। ओके, उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद हमें करना है ये जो हमारा एडजस्टेड कैपिटल है उसकी अमाउंट आ गई। ओके, एडजस्टेड कैपिटल की अमाउंट कितनी हो गई हमारी, 35,000, 15,000 एंड, एक सेकेंड में स्क्रीन पे आपको दिखाती हूँ, ये थोड़ा रफ करती हूँ ताकि आपको पता चले एक्चुअल कितने अमाउंट है। ओके, ये क्या हो गया रफ, एक सेकेंड। हाँ स्टूडेंट, मतलब ए की अमाउंट कितनी हो गई, 35,000, बी की 15,000 और सी की 10 + 2 12,000 हो गई। ओके, तो उसके बाद देखो, ये देखो 35,000, 15,000 एंड 12,000, ये क्या हो गया है हमारा एडजस्टेड कैपिटल आ गया। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नोट डाउन करेंगे, 5, 3 एंड 2। उसके बाद क्या मेंशन करेंगे हम, ये देखो यूनिट वैल्यू जो है हम वो कैलकुलेट करेंगे। यूनिट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा एडजस्टेड कैपिटल है डिवाइडेड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एडजस्टेड कैपिटल कितना है, 35,000 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 7,000, 15,000 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 5,000 एंड 12,000 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6,000। ये क्या हो गई हमारी यूनिट वैल्यूज़ आ गई। कितनी आ गई यूनिट वैल्यूज़, 7,000, 5,000 एंड 6,000। अब इसमें हम क्या करेंगे, बेस पकड़ेंगे। जो हमारा आंसर आ गया उसमें से हम बेस पकड़ेंगे। बेस कैसे पकड़ते हैं, जो अमाउंट कम है उसे बेस पकड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 25,000, 15,000 एंड 10,000। तो हम क्या करेंगे, पार्टनर सी को बेस पकड़ेंगे, मतलब हमारा बेस कितना हो गया, 10,000। तो हम मेंशन क्या करेंगे, लेस प्रोपोर्शनेट कैपिटल बेस बी, लेस प्रोपोर्शनेट कैपिटल बेस बी। तो कितने आता है आंसर, 10,000 इंटू, जो भी मतलब सिंपल वर्ड में बताती हूँ, जो हमारा यूनिट वैल्यू आता है, यूनिट वैल्यू आने के बाद हम क्या करते हैं, यूनिट वैल्यू कैसे निकालते हैं पहले फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। जो हमारा एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस है डिवाइडेड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो डिवीजन करने के बाद आंसर मिलता है उसमें से एक को बेस पकड़ते हैं। तो यहाँ पे बी क्या है, सबसे कम है। ओके, तो कितना है, 5,000, उसे हमने क्या किया, बेस पकड़ा बी को। 5,000 इंटू 5 इज इक्वल टू 25, 5,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 15,000 एंड 5,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 10,000। मतलब जो हम बेस पकड़ते हैं, जो जिस पार्टनर की अमाउंट कम होती है उसको हम बेस पकड़ते हैं। वो बेस पकड़ने के बाद हम क्या करेंगे, बेस की अमाउंट मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सिंपल वर्ड में, बेस की अमाउंट मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, बेस क्या पकड़ा था, 5,000 कम था इसलिए 5,000, मतलब बेस इनटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बेस कितना आया था, 5,000, 5,000 इंटू 5 इज इक्वल टू 25,000, 5,000 इंटू 3,000 इंटू 15,000 एंड 5,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 10,000। मतलब क्या हो गया, हमने जो बेस पकड़ा था उस हिसाब से हमने क्या किया, कैलकुलेशन किया। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगी,
जो एडजस्टेड कैपिटल था उसमें से हम क्या करेंगे, जो मल्टीप्लिकेशन करके आंसर आया था वो माइनस करेंगे। एडजस्टेड कैपिटल से क्या करेंगे, जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आंसर आया था, मतलब बेस पकड़ने के बाद जो आंसर आया था वो लेस करेंगे। तो यहाँ पे देखो ए का क्या है, 35,000 माइनस 25,000 इज इक्वल टू 10,000। बी का देखो 15,000 माइनस 15,000 मतलब नील। एंड सी का है 12,000 माइनस 10,000, आंसर है 2,000। ओके, तो मतलब ये जो 10,000 एंड 2,000 आए हैं ए एंड बी सी के, तो उसे क्या बोलेंगे हम, सरप्लस कैपिटल। उसे क्या बोलेंगे हम, स्क्रीन पे देखो, उसे क्या बोलेंगे, सरप्लस कैपिटल 10,000 एंड 2,000। उसके बाद वही सॉरी उसके बाद हम फिर से वही स्टेप रिपीट करेंगे, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो राइट डाउन करना है हमें सिर्फ ए एंड सी का। उसके बाद यूनिट वैल्यू निकालनी है। यूनिट वैल्यू कैसे निकालेंगे, सरप्लस कैपिटल डिवाइडेड बाय 5, मतलब पहले एडजस्टेड कैपिटल लिया था, अब यहाँ सरप्लस कैपिटल लेंगे, डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2,000। 2,000 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1,000। फिर से बेस हमें पकड़ना है, कौन सा है, सी का बेस हम पकड़ेंगे क्योंकि सी की अमाउंट कम है। उसके बाद एब्सोल्यूट कैपिटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1,000 इंटू 5 इज इक्वल टू 5,000 एंड 1,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 2,000। तो एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल कैसे निकालेंगे, सरप्लस कैपिटल माइनस जो हमारा बेस पकड़ने के बाद आंसर आता है वो, मतलब 10,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 5,000 एंड 2,000 माइनस 2,000 इज इक्वल टू 0। तो हमारा एब्सोल्यूट कैपिटल कितना आ गया, 5,000 आ गया, और सरप्लस कैपिटल कितना आया, 10,000 एंड 2,000। ओके, सरप्लस कैपिटल का स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करना आता होगा क्योंकि हमारे पहले लेक्चर्स में भी हमने उस पर फोकस किया था। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू how to prepare statement showing piecemeal distribution of cash as per surplus capital method. As per surplus capital method. जो भी सरप्लस कैपिटल मेथड का स्टेटमेंट है उसमें कॉलम क्या क्या आते हैं, फर्स्ट डेट, देन पर्टिकुलर, देन कैश, मतलब ओल्ड बैलेंस शीट में जो प्रॉब्लम दिया है उसमें कैश है बैंक हो या कैश एट बैंक हो या कैश इन हैंड हो, जो भी कैश के रिलेटेड सेंटेंस है या अमाउंट है उसके लिए कैश कॉलम बनाएंगे। उसके बाद थर्ड गवर्नमेंट ड्यूज़ होते हैं, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स। लेकिन इस प्रॉब्लम में देखो मैं स्क्रीन पे प्रॉब्लम दिखाती हूँ आप लोगों को फिर से। ये देखो यहाँ पे लायबिलिटी साइड में क्या है, सिर्फ क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड एज है, मतलब यहाँ कोई भी थर्ड गवर्नमेंट ड्यूज़ नहीं है। तो हम कॉलम कैसे बनाएंगे फिर, कैश, कैश के बाद क्रेडिटर्स, उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब कैश, कैश के बाद थर्ड पार्टी एंड थर्ड पार्टी के बाद पार्टनर्स लोन। यहाँ पे पार्टनर्स वाइफ्स का लोन होता, पार्टनर वाइफ लोन होता तो पहले वो कॉलम बनाते, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो डायरेक्टली पार्टनर्स लोन अकाउंट कॉलम प्रिपेयर करेंगे। और उसके बाद कैपिटल्स, मतलब जो भी पार्टनर्स हैं उनके कॉलम बनाएंगे। तो टोटल कितने कॉलम हो गए, पार्टनर्स के 3, थर्ड पार्टीज़ के 2 मतलब 5, पार्टनर्स लोन 6, कैश 7 एंड पर्टिकुलर 8 एंड डेट का 9। मतलब कम से कम हमें कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए 9 कॉलम बनाने पड़ेंगे। ओके, तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ आप जब सॉल्व करोगे
तो अकाउंट की जो बुक लोगे आप अकाउंट के लिए, तो वो तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, बड़ी नोटबुक लोगे, मतलब जो फुल स्केप साइज़ होती है वो। और उसमें भी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो सिंगल पेज यूज़ कर सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम की प्रैक्टिस, एग्ज़ाम में कैसे पेपर प्रेजेंट करना है उसके लिए आप क्या करो, जो भी नोटबुक है उसके 2 पेज यूज़ करना। क्या करना, 2 पेज यूज़ करना कॉलम बनाने के लिए। तो अच्छे से कॉलम बनेंगे बड़े बड़े, और अमाउंट अच्छे से बैठेगी, मतलब घिचमिच नहीं होगा। उसके बाद फिर डेट में उन्होंने मेंशन किया है ईयर 2013, वो लिखेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे ईयर एंड कब है, 31 दिसंबर 2012 को है। तो हमारा जो नया फिनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, सॉरी, वो क्या कहाँ से होगा, 1 जनवरी से। तो हम डेट में कैसे लिखेंगे, 1 जनवरी। बैलेंसेस एज पर बैलेंस शीट। मैं तो स्क्रीन थोड़ी बड़ी करके दिखाती हूँ आप लोगों को, आप जब वीडियोस देखोगे तो बड़े करके देखना, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे मतलब हैंड राइटिंग छोटा है तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो फर्स्ट है बैलेंसेस एज पर बैलेंस शीट। ओके, तो कैश कितनी थी हमारे पास, 10,000, क्रेडिटर्स 10,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 2,500, एज लोन 6,500, एज कैपिटल 30,000, बीज कैपिटल 12,000 एंड सीज कैपिटल 10,000। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, हमें जो ओल्ड बैलेंस शीट है उसमें रिज़र्व मेंशन किया है, तो रिज़र्व क्या करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनर्स को, उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। तो ऐड रिज़र्व, कितना है रिज़र्व, ओल्ड बैलेंस शीट देखनी है, मैं एक स्क्रीन पे दिखाती हूँ आप लोगों को। रिज़र्व कितना है, 10,000, कितना है, 10,000। अब हम क्या करेंगे, 10,000 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो कितना आएगा, 5,000, 3,000 एंड 2,000। मतलब ये लिखा आपने 5,000, 2,000, 3,000, 2,000। उसके बाद क्या करना है, अंडरलाइन लिखनी है। क्या करना है, अंडरलाइन करनी है। उसके बाद एज यूजुअल क्या करना है, कैश का बैलेंस लिखना है, क्रेडिटर्स का लिखना है, बैंक ओवरड्राफ्ट का, एज लोन का लिखना है। ओके, यहाँ तक आ गए। उसके बाद क्या करना है, जो भी रिजर्व था वो कैपिटल के मेन अमाउंट में ऐड करना है। स्क्रीन पे देखो, कैपिटल के अमाउंट में ऐड करना है। तो हमारा कितना आया, 30 + 5,000 इज इक्वल टू 35,000, 12,000 + 3,000 इज इक्वल टू 15,000, एंड 10,000 + 2,000 इज इक्वल टू 12,000। मतलब फिर से मैं स्क्रीन थोड़ी छोटी करती हूँ, आप लोग देखो। बैलेंसेस ड्यू हो गए, बैलेंसेस ड्यू कितने अभी हमारे, 10,000, 10,000, 2,500, 6,500 एंड 35,000, 15,000 एंड 12,000। ओके, अब उसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, कैश अवेलेबल है। हाउ मच कैश है हमारे पास, 10,000 है। तो पहले हम क्या करेंगे, थर्ड पार्टी पेड करेंगे, उसके बाद पार्टनर्स लोन करेंगे। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी कितनी है, 2 है। एक तो क्रेडिटर्स है और उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कैश अवेलेबल है उसमें से हम क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट को पेड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे देखो कैसे, क्रेडिटर्स 10,000 है एंड बैंक ओवरड्राफ्ट 2,500 है। तो हमारे पास सिर्फ 10,000 है और हमें पेड कितने करने हैं, पे कितने करने हैं, 10,000 + 2,500 मतलब 12,500। तब इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, जो भी
अमाउंट पे करनी है उस अमाउंट का रेशो निकालेंगे, उस अमाउंट का क्या करेंगे, रेशो निकालेंगे। अब हमारे पास अमाउंट कितनी है थर्ड पार्टी की, 10,000 एंड 2,500। तो हम रेशियो निकालेंगे, 25 वन ज़ा 25 एंड 25 4 ज़ा 100। मतलब हमारा रेशियो कैसे आ गया, 4:1। तो अब हम इस स्टेज पे क्या करेंगे, 10,000 को 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अमाउंट कितनी आ गई हमारी, मैं स्क्रीन बड़ी करती हूँ, देखो 8,000 एंड 2,000, 8,000 एंड 2,000। मतलब जो हमारे पास कैश थी वो हमने क्या की, 8,000 क्रेडिटर्स को पे कर दी और 2,000 जो है वो बैंक ओवरड्राफ्ट को पे कर दी। ओके, उसके बाद क्या आता है, जो भी बैलेंसेस है बाकी के वो एज इट इज़ राइट डाउन करने। ओके, मतलब यहाँ मैं स्क्रीन थोड़ी थोड़ी बड़ी करके दिखाती हूँ। जो हमारे क्या थे, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, एज लोन और कैपिटल्स थे, वो एज इट इज़ हमें कैश नीचे लेंगे। मतलब कैसे करना है, कैश के कॉलम में देखो क्या हो गया, 10,000 की पूरी कैश नील हो गई। उसके बाद क्रेडिटर्स में 10,000 माइनस 8,000 इज इक्वल टू 2,000। तो उसके बाद बैंक और ड्राफ्ट में 2,500 माइनस 2,000 इज इक्वल टू 500। उसके बाद एज लोन को तो हमने कुछ अमाउंट पेड नहीं कर दी, इसलिए 6,500। एंड कैपिटल बैलेंस एज इट इज़ हमें राइट डाउन करना है, 35,000, 15,000 एंड 12,000। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। मैं फिर से रिपीट करती हूँ यहाँ तक। देखो हमें क्या करना है, स्क्रीन में थोड़ी छोटी करती हूँ प्रॉब्लम, तो आपको पूरा दिखाई देगा। फर्स्ट हमें क्या करना है, कॉलम प्रिपेयर करने हैं। कॉलम प्रिपेयर करने के बाद क्या करना है, डेट जो प्रॉब्लम में मेंशन है वो उस मतलब जो क्लोजिंग डेट है वो देख के हमें ओपनिंग डेट लिखनी है। अगर क्लोजिंग डेट 31 दिसंबर है तो ओपनिंग डेट 1 जनवरी आएगी। अगर क्लोजिंग डेट 31 मार्च है तो ओपनिंग डेट 1 अप्रैल आएगी, उस हिसाब से। उसके बाद सॉरी, पर्टिकुलर्स का कॉलम होगा। उसके बाद कैश या बैंक जो भी मेंशन किया है प्रॉब्लम में वो होगा। उसके बाद गवर्नमेंट ड्यूज़ है तो उसका कॉलम होगा। अगर गवर्नमेंट ड्यूज़ नहीं है तो डायरेक्टली थर्ड पार्टी का कॉलम बनाएंगे। उसके बाद पार्टनर्स वाइफ लोन होता है वो उसका कॉलम आएगा। अगर वो नहीं है तो पार्टनर्स लोन अगर है तो उसका कॉलम आएगा। उसके बाद जो कैपिटल्स है ए बी एंड सी के, उन्होंने जितने भी कैपिटल्स लाए थे या बैलेंस शीट में उसकी मतलब बैलेंस शीट में उन्होंने मेंशन किया है तो वो अमाउंट के हिसाब से उनके कॉलम्स होंगे। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारा ओपनिंग डेट होगा, मतलब जो प्रॉब्लम में बैलेंस शीट क्लोजिंग की देंगे ना, तो उसके बाद जो ओपनिंग डेट होगी उस ओपनिंग डेट को हम क्या करेंगे, बैलेंसेस एज पर बैलेंस शीट। क्या लिखेंगे, बैलेंसेस एज पर बैलेंस शीट। मतलब जो हमें ओल्ड बैलेंस शीट मतलब प्रॉब्लम की जो बैलेंस शीट है उसमें जितने अमाउंट मेंशन की है वो पूरी की पूरी हम राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या क्या किया था, कैश 10,000, क्रेडिटर 10,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 2,500, लोन 6,500 एंड कैपिटल्स। मैं यहाँ पे रिजर्व ऐड करने के बाद का बताती हूँ, 35,000, बी 15,000 एंड सी 12,000। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड पार्टी जो है उसकी लायबिलिटी पेड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो कैश अवेलेबल थी 10,000 उसमें से हमने क्या किया,
जो थर्ड पार्टी अगर हमारे पास एक है तो उसको पूरी अमाउंट देंगे। अगर हमारे पास दो से ज़्यादा थर्ड पार्टीज है तो हम क्या करेंगे, उनके अमाउंट का रेशो निकालेंगे, उनके अमाउंट का रेशो निकालेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इस प्रॉब्लम में 10,000 हमारे पास कैश है और हमारी थर्ड पार्टी लायबिलिटी कितनी है, 10,000 प्लस 2,500 मतलब 12,500 है। तो हम क्या करेंगे, 10,000 में से क्रेडिटर्स को थोड़े और बैंक और ड्राफ्ट को थोड़े, ऐसे नहीं दे सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, जो थर्ड पार्टी है क्रेडिटर्स एंड बैंक और ड्राफ्ट, उनके अमाउंट का रेशो निकालेंगे, उनके अमाउंट का क्या करेंगे, रेशो निकालेंगे। देखो मैं स्क्रीन बड़ी करती हूँ, यहाँ पे देखो क्रेडिटर्स 10,000 है और बैंक ओवरड्राफ्ट 2,500 है। तो हम क्या करेंगे, 10,000 4:1 में डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 10,000 4:1 में, मतलब हमने क्या किया, 10,000 एंड 2,500 का रेशो निकाला। तो अमाउंट कितनी गई उनको, 4:1 में 8,000 एंड 2,000। ओके, उसके बाद क्या करेंगे हम, जो भी बैलेंसेस है, मतलब एज लोन का बैलेंस है और कैपिटल्स के बैलेंस है, एज इट इज़ राइट डाउन करेंगे। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, जो हमारा फर्स्ट रियलाइजेशन है, जो हमारा फर्स्ट रियलाइजेशन है उसमें से हम क्या करेंगे, थर्ड पार्टी लायबिलिटी पेड कर देंगे, उसमें से क्या करेंगे, थर्ड पार्टी लायबिलिटी पेड कर देंगे। तो फर्स्ट हमारा जो रियलाइजेशन था वो कब हुआ, 10th जनवरी को। क्या हुआ, 10th जनवरी को 10 जनवरी को हमने क्या किया, रियलाइजेशन किया एसेट का, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेटर्स दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, कैश के कॉलम में वो डेटर्स लिखेंगे 10,000। उसके बाद लेस पेड टू क्रेडिटर्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट ऑन प्रो रेटा बेसिस 4:2। ऑन प्रो रेटा बेसिस पे क्या करना है हमें, वो जो रियलाइजेशन हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे देखो मैं स्क्रीन बड़ी करती हूँ, आप देखो 10,000 है हमारे पास टोटल, उसमें से हमें कितने पे करने हैं, 2,000 क्रेडिटर्स के और 500 बैंक ओवरड्राफ्ट के, मतलब 2,500 टोटल पे करने। तो हम क्या करेंगे, 10,000 माइनस 2,500 ऐसे लिखेंगे और क्रेडिटर्स के कॉलम में 2,000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट के कॉलम में 500 ऐसे लिखेंगे। तो उसके बाद क्या होगा, जो भी हमारा बैलेंस बाकी है वो 7,500 आ गया और क्रेडिटर्स नील हो गए, बैंक ओवरड्राफ्ट क्लियर हो गया और बाकी क्या बचा है, एज लोन एंड पार्टनर्स कैपिटल। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारे पास अभी बैलेंस कितना बाकी है, 7,500। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब मैं फिर से प्रॉब्लम के उधर जाती हूँ, आप लोग देखो मैं स्क्रीन थोड़ी बड़ी करती हूँ। यहाँ देखो क्या बोलते हैं उसको, एडजस्टमेंट में क्या दिया है, इट वॉज डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट कैश एज एंड वेन अवेलेबल इन देयर ड्यू ऑर्डर। ओके, उसके बाद क्या बोला है, द पार्टनर्स ऑल्सो डिसाइडेड दैट आफ्टर द थर्ड पार्टी लायबिलिटीज हैव ऑल बीन पेड टू प्रोवाइड अ सम ऑफ ₹3,000। उन्होंने क्या किया, अगर आगे कुछ लायबिलिटी पेड करनी होगी, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी अगर है, तो उसकी प्रोविज़न उन्होंने पहले से ही की, कितने अमाउंट की थी, 3,000 अमाउंट की थी। अब इस केस में क्या होता है, जो अमाउंट हम प्रोविज़न के लिए यूज़ करते हैं वो हम क्या करेंगे, हमारा जो बैलेंस है उसमें से ही रखेंगे ना साइड को। क्या अलग से लोन लेंगे, फिर नहीं ना, लोन नहीं ले सकते अलग से। हम क्या करेंगे, जो कैश अवेलेबल है उसमें से ही हम क्या करेंगे, थोड़ी कैश साइड को रखेंगे। तो यहाँ पे देखो मैं स्क्रीन बड़ी करती हूँ, सी हियर। उसके बाद बैलेंस कितना है हमारे पास, 7,500।
तो हम पर्टिकुलर में क्या करेंगे, लिखेंगे, सिंपल वर्ड बताती हूँ मैं, लेस प्रोविजन फॉर कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। उसके ये इतना लिखना ज़रूरी नहीं, आफ्टर द रीपेमेंट ऑफ थर्ड पार्टी लायबिलिटीज़ क्रेडिटर्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, नॉट नेसेसरी, सिर्फ इतना लिखना है आपको, लेस प्रोविजन फॉर कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज़। तो क्या हो गया, कितने की प्रोविज़न की थी हमने, 3000 की, कितने की थी, 3000 की। तो हम क्या करेंगे, 7500 में से 3000 माइनस कर देंगे। ओके, तो हमारे पास कितने बचे, 4500। उसके बाद जो एज लोन था वो 6500 एंड कैपिटल्स ए 35,000, बी 15,000 एंड सी का 12,000। मतलब हमारे पास कितने अमाउंट है, 4500 अमाउंट है, और हमें एज लोन कितना पेड करना है, 6500। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास बैलेंस है वो पूरा का पूरा एज लोन को दे देंगे, ताकि वो थोड़ी सी हमारी जो हमारा लोन है वो कम हो सके। उसके बाद फिर क्या करना है, पर्टिकुलर में आपको लिखना है, लेस एज लोन पे जो हमारे पास 4500 है। मैं स्क्रीन बड़ी करके बताती हूँ। जो हमारे पास, देखो बताती हूँ मैं आपको, जो हमारे पास कितने थे, 4500। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये 4500 क्या करेंगे, लेस पेड एज लोन, लेस पेड क्या करेंगे, एज लोन। कितनी अमाउंट है, 4500। ओके, तो हमारे पास बैलेंस कितना होगा, देखो, कैश के कॉलम में कुछ नहीं, नील, क्रेडिटर्स के कॉलम में कुछ नहीं, बैंक और ड्राफ्ट कुछ नहीं। उसके बाद क्या है, एज लोन जो है वो पेड करना था हमें, 6500 माइनस 4500, क्योंकि लोन 6500 है और हमारे पास अमाउंट कितनी बाकी है, 4500। तो हम उतनी पेड कर देंगे, तो कितने बचे, 2000। उसके बाद कैपिटल लिखेंगे, 35,000, 15,000 एंड 12,000। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, हम नेक्स्ट रियलाइजेशन लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट रियलाइजेशन लेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं तो यहाँ ही स्टॉप कर दूँगी, क्योंकि एक साथ अगर मैंने पूरा प्रॉब्लम एक्सप्लेन किया तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन यहाँ तक तो समझ में आ गया। पहले क्या करना है, हमें सरप्लस कैपिटल निकालना है, उसके बाद एब्सोल्यूट कैपिटल निकालना है, उसके बाद पिसमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश का जो हम स्टेटमेंट बनाएंगे, उसमें क्या क्या करेंगे, डेट, पर्टिकुलर, कैश, थर्ड पार्टी लायबिलिटीज़ एंड उसके बाद कैपिटल बैलेंस के कॉलम बनाएंगे। ओके, और उसके बाद फर्स्ट रिजर्व ऐड करेंगे, उसके बाद थर्ड पार्टी पेड करेंगे, और अगर कुछ कैश अवेलेबल है तो अगर कुछ प्रोविज़न की है इस प्रॉब्लम में, जैसे देखा हमने प्रोविज़न की है, वो पहले प्रोविज़न के अमाउंट साइड में रखेंगे, और उसके बाद जो अमाउंट रिमेनिंग रहेगी वो हम क्या करेंगे, लोन पेड करने के लिए यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट बाकी का प्रॉब्लम मैं कल बताती हूँ, क्योंकि एक साथ पूरा प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, थैंक यू।